You're a superhero. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग हेल्प। आजकल फिनेंशियल न्यूज़पेपर में एमसीएलआर और ईबीएलआर के काफी सारे चर्चे हो रहे हैं। तो एमसीएलआर और ईबीएलआर है क्या, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो लोग ऑलरेडी एमसीएलआर में लोन ले रखे हैं उसको स्विच ओवर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वीडियो में आपको पता चलेगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अभी होम लोन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें लास्ट तक। 2016 में आरबीआई ने एमसीएलआर को इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, और उसके बाद बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एमसीएलआर रेट से ही कस्टमर्स को लोन देते आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में एमसीएलआर रेट से पहले पीएलआर और बेस रेट जो एप्लीकेबल होता था उसके बारे में बात करने वाला नहीं हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूं एमसीएलआर और उसके बाद आए ईबीएलआर रेट के बारे में। तो एमसीएलआर रेट में होता क्या था, जब आरबीआई रेपो रेट में चेंजेस लाते थे उसका इमीडिएट इफेक्ट एमसीएलआर रेट में नहीं होता था, और जिसके कारण कस्टमर्स को बेनिफिट नहीं मिलता था। तो इस प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए या मेकअप करने के लिए आरबीआई एमसीएलआर को चेंज करके ईबीएलआर रेट का इंट्रोडक्शन किया इस मार्केट में। इससे हुआ क्या, जब भी आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करेगा इमीडिएटली कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा उस रेट चेंज का। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कम करता है तो कस्टमर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट की प्राइसिंग में काफी सारे बदलाव आए हैं। तो एमसीएलआर और ईबीएलआर को समझने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के हर एक पॉइंट को हम लोगों को समझना है, और मैं इस वीडियो में स्लोली हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता रहूंगा। होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट का नॉर्मली दो कंपोनेंट रहता है, एक होता है रेफरेंस रेट और एक होता है स्प्रेड। इन दोनों को मिला के आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर के ऊपर लागू होता है। पहला कंपोनेंट रेफरेंस रेट, इसको बेंचमार्क भी बोला जाता है। ये नॉर्मली सेट करते हैं आरबीआई, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम में बैंक आपको लोन नहीं दे सकता है। एमसीएलआर में जो रेफरेंस रेट है वो इंटरनल बेंचमार्क में है, और जो ईबीएलआर में रेफरेंस रेट है वो होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी कि रेपो रेट। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो होता है स्प्रेड या मार्जिन। इसको हम बैंक की प्रॉफिट मार्जिन भी बोल सकते हैं, और इसको रिस्क फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। अगर कस्टमर का प्रोफाइल अगर रिस्की है तो इन दैट केस स्प्रेड ज्यादा होता है। कस्टमर की प्रोफाइल अगर लो रिस्क कैटेगरी में आता है तो उसके लिए स्प्रेड कम होता है। स्प्रेड नॉर्मली डिपेंड करता है कस्टमर की क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर, कस्टमर की लोन अमाउंट के ऊपर, और कस्टमर किस तरह का लोन ले रहा है उसके ऊपर। जैसे कस्टमर लोन ले सकता है प्लॉट खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या न्यू फ्लैट खरीदने के लिए। तो इन सब फैक्टर के ऊपर स्प्रेड डिपेंड करता है, और रेफरेंस रेट और स्प्रेड ये दोनों मिला के आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट के बारे में। एमसीएलआर एक इंटरनल बेंचमार्क का रेट है जो रिटेल लोन जैसे कि होम लोन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एमसीएलआर को इंट्रोड्यूस किया गया था मेनली बैंक की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। एमसीएलआर रेट 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इंटरनली मैनेज होता है। एक ऐसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जब भी कस्टमर बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोलता है तो कस्टमर को बैंक इंटरेस्ट पे करता है, यानी कि फंड कस्टमर से लेने के लिए बैंक को एक खर्च करना पड़ता है। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ फंड। जैसे जैसे बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ता जाएगा एमसीएलआर रेट भी बढ़ता जाएगा। अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैनेज करने के लिए बैंक ये करता है। तो मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो इन दैट केस एमसीएलआर का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ताकि बैंक अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैनेज कर सके। ऑन द अदर हैंड ईबीएलआर जो है वो इंटरनली मैनेज नहीं होता है। ईबीएलआर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बेंचमार्क होता है वो एक्सटर्नली सेट होता है। जैसे कि अभी एसबीआई में ईबीएलआर में जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है वो है आरबीआई का रेपो रेट। तो रेपो रेट यहाँ पे बैंक मैनेज नहीं कर सकता है, रेपो रेट मैनेज होता है आरबीआई से, यानी कि एक्सटर्नली। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट या ईबीएलआर। तो अभी ईबीएलआर में अगर रेपो रेट बेंचमार्क है तो कस्टमर्स के लिए इफेक्टिव रेट होगा रेपो रेट प्लस स्प्रेड,
यानी कि कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो स्प्रेड आएगा प्लस आरबीआई का करंट रेपो रेट होगा कस्टमर के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात कर लेते हैं एमसीएलआर और ईबीएलआर के डिफरेंसेस के बारे में। पहला तो डिफरेंस है बेंचमार्क, जो मैंने पहले ही बता दिया कि एमसीएलआर का जो बेंचमार्क है वो इंटरनल बेंचमार्क है और ईबीएलआर में एक्सटर्नल बेंचमार्क है। एमसीएलआर इंटरनली मैनेज्ड हो सकता है, ईबीएलआर जो है वो एक्सटर्नली मैनेज होता है, जैसे कि आरबीआई का रेपो रेट। अब आते हैं रिसेट पीरियड में। एमसीएलआर में रिसेट पीरियड होता है एनुअली, यानी कि एक साल में एक बार चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप अगर एमसीएलआर रेट से 1 जुलाई 2020 को एक होम लोन लेते हैं तो उस होम लोन में इंटरेस्ट चेंजेस आएंगे 1 जुलाई 2021, यानी कि एक साल के बाद। ऑन द अदर हैंड अगर आप ईबीएलआर से लोन लेते हैं तो हर एक क्वार्टर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। तो ये एक टाइम लैग है एमसीएलआर में। अगर आप लोन लेने के बाद एमसीएलआर का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, यानी कि मान लीजिए कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो इफेक्ट होने के लिए आपको एक साल तक वेट करना होगा। तो एक टाइम डिले रहता है इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिट उठाने के लिए। बट ईबीएलआर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आपको इमीडिएटली वो बेनिफिट मिल जाता है। तो इन दैट केस ईबीएलआर रेट एमसीएलआर से बहुत अच्छा है। पर वोलाटिलिटी ईबीएलआर का बहुत ज्यादा है एमसीएलआर से, क्योंकि एमसीएलआर एक साल तक उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, बट ईबीएलआर में रेपो रेट के साथ चेंजेस होता रहता है। मतलब अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो ईबीएलआर रेट भी बढ़ जाएगा, अगर रेपो रेट कम होता है तो ईबीएलआर रेट भी कम हो जाएगा। तो ये कम ना बढ़ना ये बहुत ज्यादा होता है। ईबीएलआर रेट में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वोलाटिलिटी के हिसाब से ईबीएलआर रेट का वोलाटिलिटी हाई है, एमसीएलआर का वोलाटिलिटी उतना ज्यादा नहीं है। अब ये दोनों को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आप 50 लाख लोन लिए हैं बैंक से 20 इयर्स के लिए। अगर आप इस लोन को ईबीएलआर रेट जो कि प्रेजेंटली एसबीआई में 6.95 है उस रेट से लेते हैं तो उसका ईएमआई आएगा 38,615, यानी कि टोटल इंटरेस्ट आप 20 साल में इस ईबीएलआर रेट में पे करने वाले हैं 42,67,609 रुपीज। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेम लोन सेम 10 ईयर में एमसीएलआर रेट से लेते हैं जो कि 8.10% अगर लेते हैं तो उसके लिए ईएमआई आपको देना पड़ेगा 42,133 रुपीज, यानी कि 20 साल में आप टोटल इंटरेस्ट पे करने वाले हैं 51,12,091 रुपीज। अगर इन दोनों का इंटरेस्ट में डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करें तो डिफरेंस मिलेगा 8,44,482 रुपीज। तो अगर आप ईबीएलआर रेट से लोन लेते हैं 20 साल के लिए तो 20 साल में आप अराउंड 8.5 लाख सेव कर सकते हैं और इस अमाउंट को आप कहीं दूसरे जगह फिक्स डिपॉजिट हो या म्यूचुअल फंड हो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ईबीएलआर रेट काफी फायदेमंद है एमसीएलआर रेट से, क्योंकि ईबीएलआर का रेट जो रेट है वो बहुत कम होता है कंपैरेटिव टू एमसीएलआर। बट फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि एमसीएलआर में वोलाटिलिटी बहुत कम है, ईबीएलआर में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप अगर स्विच ओवर करना चाहते हैं एमसीएलआर से ईबीएलआर में तो वोलाटिलिटी के बारे में भी एक बार सोच लीजिए। और ऐसे तो देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट ईबीएलआर पे आपको कम मिलने ही वाला है, उसमें तो आपको फायदा होने ही वाला है। बट ये एक वन वे प्रोसेस है, अगर आप स्विच ओवर करना चाहते हैं तो एमसीएलआर से ईबीएलआर ही आ सकते हैं, बट ईबीएलआर से रिवर्स करके एमसीएलआर में आप नहीं जा सकते। और जो भी नए लोन इसके बाद यानी कि 2019 अक्टूबर के बाद जो भी लोन सैंक्शन होने वाला है बैंक से वो सब ईबीएलआर रेट में सैंक्शन होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि आपको ईबीएलआर में स्विच ओवर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।